हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की बात करते हैं दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत को एक बार दे दी है टैरिफ में इजाफा करने की धमकी। दोस्तों कह रहा है कि भारत न सिर्फ रशिया से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि मोटा मुनाफा कमाने के लिए खुले बाजार में उस तेल को बेच रहा है। हर तरीके से लाभ ले रहा है भारत। अब मैं भारत पर फिर से टैरिफ में भारी इजाफा करने वाला हूँ। दोस्तों ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन बात, अब तक डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अपना भारत का विदेश मंत्रालय चुप था। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को वेट एंड वॉच की पोजीशन में रखा हुआ था, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दे दिया है। जी हाँ, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा विदेश मंत्रालय ने रशिया के साथ व्यापार को लेकर। जी हाँ, ये ऑफिशियल जानकारी आपको बताने वाले हैं दोस्तों, लगे हाथों बताएंगे। इतना ही नहीं, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने भी अमेरिका पर तख्ता पलट की साजिश का सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। दोस्तों लूला का बयान अमेरिका की तरफ से देश पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले के बीच आया है। वहीं नए बने दोस्त पाकिस्तान ने ट्रंप के पीठ में घोंप दिया चाकू। दोस्तों चाहकर भी धोखे का बदला नहीं ले पाएंगे ट्रंप। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर उपराष्ट्रपति चुनाव, बिहार इलेक्शन, आखिर क्या बड़े बड़े बदलाव की तैयारी में है सत्ता पक्ष। दिल्ली में सियासी हलचल हुई है तेज, वो भी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद। माना जा रहा है कि आज कोई बड़ा फैसला लेने वाली है केंद्र की मोदी सरकार। दोस्तों वो सारी बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक यानी अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत के साख का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत की विदेश नीति एकदम स्वतंत्र है, और यही वजह है कि अपना भारत आज किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भड़के फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप कह दिया भारत पर भारी टैरिफ और लगाऊंगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत रशिया से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और फिर उस तेल का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन में हो रही मानवीय त्रासदी के प्रति उदासीन रहने का भी आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि भारत को इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत केवल रशिया से भारी मात्रा में तेल ही नहीं खरीद रहा, बल्कि खरीदे गए उस तेल का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि रशिया की युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है। इसी वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करूंगा। दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इसी मुद्दे पर ट्रंप को ऐसा जवाब दिया है कि दूसरी बार ट्रंप बोलना ही भूल जाएंगे। दोस्तों पहले आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर पिछले सप्ताह तक 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 1 अगस्त से प्रभावी होने वाला था, लेकिन अब इसे 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया। अमेरिका की ओर से जारी किए गए नए निर्देश में अब यह टैरिफ 7 दिन बाद भारत समेत बांग्लादेश, ब्राजील और अन्य देशों पर लगाया जाएगा, जो 7 अगस्त यानी परसों से प्रभावी हो जाएगा। पिछले दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद उसे यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद कर रही है। उन्होंने इसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में निश्चित रूप से झुंझलाहट का कारण बताया। रूबियो ने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात से नाराज है कि भारत लगातार रशिया से तेल खरीद रहा है, जबकि उसके पास तेल खरीदने के लिए कई अन्य विकल्प मौजूद है। इससे रशिया को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने में आर्थिक मदद मिल रही है। और फिर एक बार अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोस्तों भारत पर इस टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी दे दी कि तुम रशिया से सिर्फ तेल खरीद ही नहीं रहे, बल्कि उस तेल को बाजार में भारी मुनाफे के साथ बेच भी रहे हो। अब आपको बताते हैं भारत ने क्या जवाब दिया। दोस्तों
डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद बिना देरी किए भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत की आलोचना करने वाले खुद रशिया से व्यापार कर रहे हैं। जी हाँ, एकदम टका सा जवाब दिया दोस्तों भारत ने। बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत पर निशाना साधना न सिर्फ गलत है बल्कि खुद इन देशों की कथनी और करनी में भी फर्क उजागर करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने आगे कहा कि भारत को रशिया से तेल आयात शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक बाजार स्थिर रह सके। उन्होंने कहा कि भारत के ये आयात भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो, ये कोई विकल्प नहीं बल्कि वैश्विक बाजार की मजबूरी है। MEA यानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि आश्चर्य की बात तो यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं, भारत को व्यापार करने के लिए मना कर रहे हैं, वही खुद रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके लिए ये कोई राष्ट्रीय अनिवार्यता नहीं है। तब भी दोस्तों विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की पोल खोलते हुए कहा कि यूरोप और रशिया के बीच व्यापार केवल ऊर्जा तक ही सीमित नहीं बल्कि इसमें उर्वरक, खनिज उत्पाद, रसायन, लोहा इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण तक शामिल है। जहां तक अमेरिका का संबंध है तो वो भी परमाणु ऊर्जा के लिए रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरकों के साथ साथ रसायनों का भी आयात करता है। अब ऐसे में दोस्तों भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए क्लियरली कहा है कि भारत को निशाना बनाना नाजायज और गैर वाजिब है। भारत एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में हमेशा अपने राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। तो ये करारा जवाब दिया है दोस्तों अमेरिका को अपने भारत ने क्लियरली कह दिया कि भैया आप रशिया के साथ व्यापार करें तो ठीक और हम अगर व्यापार करें तो गलत। ये कहाँ की नीति है और हम इस नीति को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी देश में हित में होगा हम वो फैसला लेंगे, हम तुम्हारे दबाव में आने वाले नहीं। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप का वाकई में इस बयान को, इस जवाब को सुनने के बाद दोस्तों ये तो जरूर पता लगने वाला है कि भारत अब वो देश नहीं जो तुम्हारे आगे झुक जाएगा और ना ही अमेरिका के पास कोई चाबी है दोस्तों कि वो भारत को झुका पाएगा। हमेशा से भारत स्वतंत्र रहा है और स्वतंत्र रहेगा। दोस्तों अगर आप भी भारत के विदेश मंत्रालय के इस बयान से, इस जवाब से खुश है दोस्तों और मानते कि बिल्कुल सटीक और सही जवाब दिया गया है ट्रंप को, तो इस मुद्दे पर अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग दोस्तों। रिक्वेस्ट, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा लीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर इसी से जुड़ी खबर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने लगाया दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पर सनसनीखेज आरोप। देश में तख्ता पलट करने का लगाया ये गंभीर एलिगेशन। बता दें, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अमेरिका पर तख्ता पलट करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। लूला डा सिल्वा ने हालांकि ये नहीं बताया कि कब ऐसा हुआ था, लेकिन माना यह जा रहा है कि पिछले साल सितंबर के महीने में ब्राजील में ट्विटर यानी एक्स बैन को लेकर जब जनता सड़क पर उतर आई थी, उसको लेकर आरोप लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 36 का आंकड़ा रखने वाले लूला डा सिल्वा ने डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी में व्यापार करने पर भी जोर दिया है। पिछले साल सितंबर 2024 में हजारों लाखों की तादाद में लोगों के ब्राजील की सड़कों पर आने से राजनीतिक भूचाल आ गया था। इस आंदोलन को पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने हवा देने का काम किया था। बोल्सोनारो को ट्रंप का करीबी माना जाता है। ब्राजील में लोग अपने देश के राष्ट्रीय झंडे के रंग की हरी पीली टी शर्ट पहनकर सड़कों पर उतर आए थे। इन प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर साओ पाउलो में देखने को मिला था। यहाँ तक कि विरोध कर रही जनता ने सरकार द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह तक का बॉयकॉट कर दिया था। दरअसल ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने अपने देश में एलोन मस्क के एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक्स ने खास विचारधारा रखने वाले कुछ लोगों के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। इसके विरोध में लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्स के अधिकारियों को तलब किया था। दोस्तों ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अमेरिका पर तख्ता पलट की ये साजिश का जो सनसनीखेज आरोप लगाया है, माना यह जा रहा है कि लूला का बयान अमेरिका की तरफ से देश पर 50% टैरिफ लगाने के बाद गुस्से में आया है, बौखलाने के बाद आया है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोमवार को कहा कि हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा एक निष्पक्ष और एवं प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था देखने की है, ना कि कुछ लोगों के प्रभुत्व वाली। उन्होंने यहाँ बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव सप्त सुर के उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन
में कहा कि इस प्रयास को अक्सर राजनीतिक या आर्थिक पुनः संतुलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। उन्होंने कहा है कि कुछ देशों के दबदबे वाली व्यवस्था बिल्कुल नहीं चलेगी, दुनिया एक निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था चाहती है। दोस्तों अगली और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर सीआईएसएफ कर्मियों की संख्या बढ़ाने को केंद्र सरकार की मिली मंजूरी, हर साल भर्ती होंगे 14,000 नए जवान। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की अधिकृत मौजूदा संख्या को 2 लाख से बढ़ाकर 2,20,000 करने की मंजूरी दे दी। इससे बल को और मजबूती मिलने के साथ ही युवाओं को रोजगार के और अधिक अवसर मिलेंगे। सीआईएसएफ की संख्या में इस बढ़ोतरी से एक नई बटालियन के गठन का मार्ग भी खुला है। सीआईएसएफ के CPRODIEG अजय दहिया ने बताया कि साल 2024 में सीआईएसएफ ने 13,230 जवानों की भर्तियां की। इस साल 24,098 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। सीआईएसएफ का कहना है कि उम्मीद है कि बल में अगले 5 सालों तक हर साल करीब 14,000 नए जवानों की भर्तियां होंगी। इसमें एक बड़ी भागीदार महिलाओं की भी होगी। मौजूदा समय में सीआईएसएफ संसद भवन, अयोध्या एयरपोर्ट, बंदरगाह, थर्मल पावर प्लांट, परमाणु प्रतिष्ठान और जम्मू कश्मीर में जेल समेत कई अन्य अहम ठिकानों की सुरक्षा में तैनात है। बल की संख्या बढ़ने से तैनाती के और रास्ते खुल सकेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ से माओवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए सरकार ने मार्च 2026 की लास्ट डेडलाइन तय की है। इसके मद्देनजर सीआईएसएफ की मजबूत उपस्थिति काफी ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों अगली खबर बता दें, आखिर भारत पर आतंकी गुटों के समर्थन का आरोप क्यों लगा रहा पाकिस्तान? एक्सपर्ट्स ने खोली मुनीर के अफगानिस्तान प्लान की असली पोल। बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध काफी समय से तनावपूर्ण चल रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर लगातार आरोप लगाए हैं, लेकिन हालिया दिनों में एक नई बात देखी गई है। पाकिस्तान ने यह आरोप लगाना तेज कर दिया है कि अफगानिस्तान में भारतीय एजेंसियां सक्रिय हैं। ये एजेंसियां ऐसे गुटों की मदद कर रही हैं जो पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के आरोप सुनियोजित रणनीतिक उद्देश्य के तहत हैं। इसमें ध्यान भटकाने, क्षेत्रीय पैंतरेबाजी और नैरेटिव वॉर शामिल है। AMU TV पर लिखे अपने लेख में खुफिया विश्लेषक और आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ अजमल सोहेल ने बताया है कि पाकिस्तान क्यों भारत पर अफगानिस्तान की जमीन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का रणनीतिक ध्यान भटकाने का प्रयास है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ते हमलों की जिम्मेदारी से बचने के लिए पाक सरकार दूसरे देशों पर दोष मढ़ रही है। ऐसा करते हुए वो खुद को आतंक पीड़ित दर्शाते हुए दुनिया की सहानुभूति हासिल करना चाहता है। जी हाँ, अफगानिस्तान में भारत के लिए एक हमेशा से एक हमदर्दी रही है। बीते दशकों में इसे बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं, शैक्षिक सहायता और कूटनीतिक जुड़ाव ने और बढ़ाया है। ये जुड़ाव लंबे समय से इस्लामाबाद को परेशान करता रहा है। ऐसे में भारत पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर पाकिस्तान काबुल में दिल्ली की विश्वसनीयता को कम करना चाहता है। यही वजह है कि भारत के तालिबान शासन के साथ जुड़ाव के बाद इस तरह के आरोपों में तेजी आई है। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, खैबर पख्तूनख्वा में ISI करवा रही दहशतगर्दी, शहबाज मुनीर की हुकूमत पर बरसे CM गंडापुर। जी हाँ, यूं तो पाकिस्तान का काला सच दुनिया जानती है। झूठ फरेब मक्कारी को जरिया बनाकर पाकिस्तान सीमा पार ही नहीं बल्कि अपने मुल्क के अंदर भी आतंक का घिनौना खेल खेल रही है। अब इस बात की गवाही खुद पाकिस्तान के अंदर से आई है। जी हाँ दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के CM अमीन गंडापुर ने आसिम मुनीर और खुफिया एजेंसी ISI को लेकर जो राज उगला उसने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। पाकिस्तानी CM गंडापुर की इस गवाही के बाद शहबाज की सरकार सख्ते में है। दोस्तों आजकल पाकिस्तान में 3 चीजों की बहुत बड़ी चर्चा है। यह है अली अमीन गंडापुर का स्टेटमेंट और FATF में शिकायत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इन तीनों हॉट टॉपिक की डिटेल एक एक करके आपको बता रहे हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले गंडापुर और गंडापुर के स्टेटमेंट की वो खबर आपको दिखाते हैं, बताते हैं, जिसने पाकिस्तान के काले मुंह पर फिर से कालिक पोत दिया। दोस्तों दरअसल भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं, जो हमने आपको भी बताया। यानी कि दोस्तों दुनिया में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान खुद रोता है कि वो आतंकवाद से पीड़ित है। अब पाकिस्तान की पोल खुद वहां के राज्य खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने खोल दी। गंडापुर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और मिलिट्री एजेंसी का पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों अमीन गंडापुर ने साफ साफ कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो भी जुल्म हो रहा है उसमें पाकिस्तानी फौज का पूरा हाथ है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत फैलाने वाले चहेते तालिबानी आतंकी हैं और तालिबानी आतंकियों को मुनीर पाल पोस करके बड़ा कर रहा है, अपनी साजिशों को अंजाम दिलवा रहा है। अब पोल खुली तो भारत ने भी पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखाने में देर नहीं की। हिंदुस्तान
ने अली अमीन गंडापुर साहब का सच वाला वीडियो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के सामने रख दिया। हिंदुस्तान के इस एक्शन ने कंगाल पाकिस्तान में खलबली मचा दी। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां गाजा युद्ध से खतरे में अरबों डॉलर का IMEC प्रोजेक्ट। भारत सऊदी अरब को टेंशन में देखकर चाइना हुआ खुश। बता दें, गाजा पट्टी में जारी लड़ाई ने दुनिया की चिंता को बढ़ा रखा है। एक और इजरायली बंधुकों की जान संकट में है तो दूसरी ओर गाजा में भूख से मौतें हो रही हैं। इस जंग का असर अरब वर्ल्ड के साथ साथ दुनिया भर के कई दूसरे देशों यहाँ तक कि भारत पर भी हो रहा है। खास तौर से भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC प्रोजेक्ट इस युद्ध से प्रभावित हो सकता है। गाजा युद्ध ने महत्वाकांक्षी IMEC प्रोजेक्ट को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इजरायली वेबसाइट वाइनोड की रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने बताया है कि अरबों डॉलर की IMEC परियोजना इजराइल, अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के लिए अहम है। इसका वाणिज्य महत्व ही नहीं बल्कि रणनीतिक अहमियत भी है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है। ऐसे में IMEC में अड़चन चाइना के लिए एक राहत की खबर है। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दे, जम्मू और कश्मीर स्टेटहुड की चर्चा के बीच बोले उमर अब्दुल्ला, कहा कुछ नहीं होगा, मेरी गट फीलिंग मुझको बता रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा मिलने की चर्चा पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा के आगामी मानसून सेशन के दौरान कुछ पॉजिटिव होने की भी उम्मीद जताई है। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की चर्चा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ लगातार बैठकों के बाद शुरू हुई। इन अटकलों को और हवा तब मिली जब अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं और स्थानीय बीजेपी चीफ से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को NDA सांसदों की एक अहम बैठक भी बुलाई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैंने कल जम्मू कश्मीर में क्या होने की उम्मीद है इसके बारे में हर बातें सुनी है, इसीलिए मैं अपनी गर्दन बाहर निकाल कर कहता हूँ कि कल कुछ नहीं होगा, यानी आज कुछ नहीं होगा। सौभाग्य से कुछ भी बुरा नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी सकारात्मक नहीं होगा। मैं अभी भी संसद के इस मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ सकारात्मक होने के बारे में उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन कल नहीं। जी हां दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि बैक टू बैक मीटिंग्स और हलचलें मच रही हैं। दोस्तों, सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है कि 12 से 15 अगस्त के बीच ही कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर कनाडा के टोरंटो में भगवान श्री राम जी की 51 फीट की प्रतिमा का हुआ अनावरण। कनाडा के मंत्री और विपक्ष के नेता समारोह में हुए शामिल। दोस्तों, कनाडा में रविवार यानी 3 अगस्त को भगवान श्री राम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को ग्रेटर टोरंटो एरिया यानी GTA स्थित एक मंदिर में स्थापित किया गया। इस प्रतिमा के अनावरण के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए, जिसमें कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में संघीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता भी शामिल रहे। भगवान श्री राम जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा को सांगा शहर में स्थित एक हिंदू हेरिटेज सेंटर के परिसर में स्थापित किया गया है। इस समारोह में शामिल होने वालों में कनाडा के महिला और लैंगिक समानता मंत्री रेची वॉल्डेज, ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष शफकत अली और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू शामिल थे। प्रतिमा के अनावरण समारोह के मौके पर कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने सभा को जय श्री राम के उद्घोष के साथ संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर अमेरिका में भगवान राम की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। वाकई में दोस्तों, खालिस्तानियों के प्रकोप को देखते हुए इस प्रकार की खबर भारतीयों के लिए काफी अच्छी खबर मानी जा रही है। ऐसे में आप लोग जय श्री राम कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान ईरान की नई साझेदारी को लेकर यानी चाबहार से तुर्की तक ट्रेन के इस समझौते को लेकर दोस्तों भारत की चिंता बढ़ने की बड़ी खबर आई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा में इस्लामाबाद के साथ दोस्ती को मजबूत करने का ऐलान किया है। इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान और ईरान के बीच व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए कई अहम समझौते हुए। इसके तहत पाकिस्तानी व्यापारी अब ईरान के जमीनी रास्ते से यूरोप और रशिया तक सामान भेज सकेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक यह समुद्री जहाजों के मुकाबले तेज और किफायती विकल्प होगा। माना यह जा रहा है कि यह सप्लाई इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के जरिए होगी, जो भारत के मुंबई पोर्ट से शुरू होकर ईरान होते हुए रशिया और यूरोप तक जाता है। भारत और रशिया इस कॉरिडोर को मिलकर विकसित कर रहे हैं, जिसमें भारत द्वारा निर्मित चाबहार पोर्ट की केंद्रीय भूमिका होगी।
चीन भी INSTC से अपने CPEC प्रोजेक्ट को जोड़ना चाहता है ताकि उसका प्रभाव मध्य एशिया और खाड़ी देशों तक और बढ़ सके। चीन मलक्का स्टेट पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, जहां भारत और अमेरिका की सैन्य मौजूदगी मजबूत है। इस संभावित जुड़ाव से चीन को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ग्वादर और चाबहार पोर्ट को जोड़ने की योजना बना रहा है। चाबहार पोर्ट भारत द्वारा बनाया गया है, जबकि ग्वादर चीन का प्रोजेक्ट है। ईरानी राष्ट्रपति को पाकिस्तान ने सिल्क रूट से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है और ग्वादर चाबहार समुद्री व्यापार पर भी बातचीत की है। ग्वादर पोर्ट पर चीन एक नौसैनिक अड्डा भी बना रहा है, जिससे भारत के लिए सुरक्षा संबंधित खतरे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान पर लगातार मेहरबानी की, पाकिस्तान को IMF से लोन दिलाया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को व्हाइट हाउस तक में लंच करवाया, लेकिन मेहरबानी के बदले में पाकिस्तान ने उल्टा ट्रंप को ही ठग लिया। जी हां दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बता दें। पहली तस्वीर अजरबैजान की है दोस्तों, जहां एक व्यापारिक मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति मसूद की मुलाकात हुई थी। दूसरी तस्वीर इस्लामाबाद की है, जहां शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति का स्वागत किया। इन दो तस्वीरों के बीच सिर्फ 24 घंटों का अंतर है। शहबाज ने ट्रंप के शत्रु माने जाने ईरान को न सिर्फ गले लगाया, बल्कि शहबाज और मुनीर ने ईरान का साथ देने का भी दावा किया, वो भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी। जी हां, पाकिस्तान ने सबसे बड़ी घोषणा यही की है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम में उसका साथ देगा। पाकिस्तान ने आधिकारिक बयान में कहा है कि वो ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करेगा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का भी ऐलान किया है, यानी ईरान से पाकिस्तान को आर्थिक और सामरिक सहयोग दोनों मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान का ईरान को खुला समर्थन कहीं ना कहीं तो छोड़िए दोस्तों, वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की भौहें चौंका देगा। जी हाँ, भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा था ट्रंप। आखिरकार ट्रंप को पता चल ही गया कि पाकिस्तान उसके लायक नहीं है और अब वो दूसरा जरिया ढूंढेगा भारत पर दबाव बनाने का, क्योंकि भारत भी अपना झुकने को तैयार नहीं, जैसा कि हमने आपको पहली खबर में बताया था। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर शिबू सोरेन के निधन के बाद अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री का हाथ पकड़कर रो दिए CM हेमंत सोरेन। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का सोमवार यानी 4 अगस्त सुबह निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिबू सोरेन के निधन के बाद आखिरी दर्शन के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की। हेमंत सोरेन PM से मिलने के बाद भावुक हो गए और आंसू नहीं रोक पाए। दोस्तों, आपको बता दें, किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे शिबू सोरेन। साथ ही साथ आपको बता दें, यूपी के 17 जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। CM योगी जी के निर्देश के बाद हरकत में आए अधिकारी NDRF, SDRF और PAC हुए तैनात। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने, पीड़ितों के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश के बाद अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों के अधिकारी हरकत में आ गए। CM योगी जी के निर्देश के बाद अधिकारी अपने जिलों में बाढ़ की स्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। इसके साथ ही राहत कार्यों के लिए NDRF, SDRF और PAC की टीमें भी मुस्तैदी से लोगों को राहत देने में लगी हुई है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी 6 अगस्त को करेंगे कर्तव्य भवन का उद्घाटन। 6 अगस्त को सेंट्रल विस्टा की नई बिल्डिंग कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। ये भवन सरकारी कामकाजों के लिए बनाया गया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे सरकारी ऑफिस होंगे। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।